हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 6 को करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 348 स्केल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, गला खराब चल रहा है, इस वजह से वीडियोज नहीं आ पा रही थी। तो देखिए, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम वीडियोज बनाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। जैसी भी आवाज आ रही है इसी में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अनसोल्ड पेपर में देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर है, कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रश्न पेपर है। ये सेट नंबर 6 2025 में आया हुआ पेपर है, जिसका पेपर कोड है 348 स्केल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि हम सही विकल्प करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 2 का है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 का है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 का एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 का किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 का प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो हमें इसमें प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 का है, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 का किण्वित में पदार्थ क्या है, नाम बताइए। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 का बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 का स्वस्थानिक इंसिटू और बाह्य स्थानिक एक्स-टू संरक्षण में अंतर बताइए। तो आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में या स्पंज में। तो देखिए, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है। देखिए, पुनरुद्भवन की क्षमता मुख्य रूप से हाइड्रा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा अपने कटे हुए शरीर के हिस्सों में से एक नया पूर्ण जीव विकसित करने की उच्च क्षमता रखता है। क्या रखता है? हाइड्रा जो होता है वो अपने कटे हुए शरीर के हिस्सों से एक नया पूर्ण जीव विकसित करने की उच्च क्षमता रखता है। आगे देखिए, अमीबा और पैरामीशियम में भी पुनरुद्भवन की सीमित क्षमता होती है, लेकिन हाइड्रा में क्या होती है? इससे अधिक होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे पूछा गया ना, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो ये हमारी किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर हाइड्रा ना हो तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा और पैरामीशियम में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 1 का टर्नर सिंड्रोम का कारण बताइए। तो हमें इसमें टर्नर सिंड्रोम का कारण बताना है। एक्स होता है, XXY होता है, या XYY होता है, या XXX होता है। तो देखिए, बात करें टर्नर सिंड्रोम का कारण, तो ये होता है XO, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 का कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो पॉलीमरेज जोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है, एक्सोन्यूक्लियस जोड़ता है, या एंडोन्यूक्लियस जोड़ता है। तो हमें इसमें बताना होगा कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो देखिए, बात करें एंजाइम की, तो लाइगेज एंजाइम ऐसा है जो डीएनए खंडों को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 का वो हमसे पूछा गया है, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो हमें बताना होगा, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप भूगोल,
स्वयं पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी या समष्टि। तो देखिए बात करें जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अब बात आती है अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो हमें इसमें बताना है कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो किसके दौरान? प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का ग मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बात करें गुणसूत्र की, तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में कितने विप्रियासी लक्षण थे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे। कितने जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे? तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का घ एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारीय युग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 140 क्षारीय युग्म की डीएनए कुंडली होती है। कितनी कुंडली होती है? तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 140 क्षारीय युग्म की डीएनए कुंडली होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 का डा किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समष्टि के 2 विशिष्ट गुण जन्म दर एवं मृत्यु दर है। कौन कौन से हैं? तो समष्टि के 2 विशिष्ट गुण है जन्म दर एवं मृत्यु दर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक साइड लिखेंगे प्रभाविता और दूसरी साइड लिख देंगे अप्रभाविता। तो प्रभाविता इसमें हम लिखते हैं जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। तो प्रभाविता क्या होती है? प्रभाविता होती है कि जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है शुद्ध लंबा पौधा टीटी और शुद्ध बोना पौधा है स्मॉल टी। जब इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमारा प्राप्त जो होगा वो होगा टीटी, यानी कि लंबा हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यही क्या है? यही हमारा प्रभाविता का नियम है कि प्रभाविता क्या होती है? जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच क्या कराया जाता है? इनके बीच संकरण कराया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना के बीच में संकरण कराया तो उसमें जो लक्षण प्रकट हुआ उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संकरण प्राप्त हुआ वो होता है टीटी लंबा। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अप्रभाविता। तो इसमें हम लिखते हैं जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभाविता लक्षण कहते हैं और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिया शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा। अब इनके बीच में क्रॉस जो कराया तो क्या प्राप्त हुआ? लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम अप्रभाविता का नियम कहते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बताइए। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बतानी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें लगभग 3 अरब बेस पेयर यानी कि 20,000 से 25,000 जीन होते हैं जिनमें से 98% गैर कोडिंग है और लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड सभी मनुष्यों में समान होते हैं, जो इसे एक विशाल और जटिल डेटाबेस बनाता है जिसमें लगभग आधे जीनों का कार्य अज्ञात है और दोहराए जाने वाले अनुक्रम एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं जो आनुवांशिक विविधता और रोगों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का किण्वित पेय पदार्थ क्या है? नाम बताइए। तो हमें यहाँ पर बताना होगा
कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है और हम इसका नाम बताना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किण्वित पेय पदार्थ वे तरल पदार्थ है जिन्हें सूक्ष्म जीवों यीस्ट या बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्या होता है कि किण्वित पेय पदार्थ वे तरल पदार्थ है जिन्हें सूक्ष्म जीवों यानी कि यीस्ट या बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, जो उनके स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में बदलाव लाते हैं। आगे देखिए, हम इसमें लिखते हैं किण्वित पेय पदार्थ के नाम निम्न है। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं वाइन, तो इसमें हम लिखते हैं फलों के रस के किण्वन से निर्मित। आगे देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं बियर। बियर अनाज जैसे जौ से निर्मित एक मुख्य पेय पदार्थ है। आगे देखिए कोम्बुचा, इसमें हम लिखते हैं चाय का किण्वित रूप जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फायदेमंद है। तो कोम्बुचा क्या है? ये चाय का किण्वित रूप है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम इसमें लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का घ। बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा उनका पर्यावरण शामिल होता है। जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव पाए जाते हैं। जैवमंडल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बायोस्फीयर क्या होते हैं? बायोस्फीयर को हम जैवमंडल भी बोलते हैं। तो देखिए बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा उनका पर्यावरण शामिल होता है। जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव पाए जाते हैं। जैवमंडल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का ड। स्वस्थानीय इंस्टीट्यू और बाह्य स्थानीय एक्सटीट्यू संरक्षण में अंतर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो देखिए हम एक साइड हेडिंग डालेंगे स्वस्थानीय यानी कि इंस्टीट्यू संरक्षण और एक साइड हेडिंग डालेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्सटीट्यू। तो स्वस्थानीय संरक्षण में हम लिखते हैं यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय में क्या होता है? यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम लिखते हैं यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला पॉइंट है इसमें, यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है। आगे देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आगे देखिए इसमें लगता है यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।